अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले हम बात करेंगे IMF के बेल आउट पैकेज के हवाले से। तो बिलाखिर पाकिस्तान ने IMF के बेल आउट पैकेज के लिए तमाम शराइत पूरी कर ली हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और तवानाई अली परवेज़ मलिक ने गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू की और उनका ये कहना है कि हमें उम्मीद है कि 3-4 हफ्तों में IMF बेल आउट का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि मेरे ख्याल में बेल आउट पैकेज $6 अरब से ज़्यादा का होगा और इस सिलसिले में जो बुनियादी हैसियत है वो IMF की तौसीक की है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना तवानाई अली परवेज़ ने कहा है कि अब कोई बड़े मसले बाकी नहीं रह गए हैं। बजट समेत तमाम बड़े इक़दामात ही पेशगी किए जा चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि बिलाशुबा जो बजट इस्लाहात हैं वो हमारी मईशत पर बोझ तो ज़रूर हैं, लेकिन IMF का जो प्रोग्राम है वो इस्तेहकाम से मुताल्लिक की है, यानी कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में यकीनी तौर पर अभी एक लंबे अरसे के लिए रहना है, फिर ही मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ सकता है। IMF और हालिया महंगाई की लहर पर हम इस प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़। बढ़ती महंगाई ने खवातीन का बनाव सिंगार भी महंगा कर दिया। शुगर से बचना चाहते हैं तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज्यादा करें। कॉमेडियन गुलकार चाहत फतेह अली खान को 18 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस। 9 साला बच्चे पर तशद्दुद करने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजिम सलाखों के पीछे। और अभी आपकी हम मुलाकात इस प्रोग्राम में करवाएंगे अमरीकी गिटारिस्ट टोर्शेस से भी, जिन्हें राजा खान के नाम से अब जाना जाता है। और गुज़श्ता चंद साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को नाकर्दा गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की बार बार ज़रूरत पड़ रही है। बिजली और गैस चोरी की अगर हम बात करें तो बिजली और गैस चोरी कोई और करता है और नुकसान हुकूमत का होता है, और फिर इस नुकसान का अजाला भी बड़ी आसानी से कर दिया जाता है, और वो हल है हुकूमत के पास कीमतें बढ़ाना। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को नुकसान हो तो भी अवाम ही जिम्मेदार है, हुकूमत को नुकसान हो तो भी अवाम ही जिम्मेदार है। एक तरफ हुक्मरान पहले ही नए माली साल से गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे के मनसूबे तैयार किए बैठे हैं, तो दूसरी तरफ IMF भी डू मोर का मुतालबा कर रहा है। हालिया बजट ने तो अवाम और सनतकारों की भी चीखें निकाल कर रख दी हैं, और लगता यही है कि आने वाले महीनों में IMF ये पूरी कोशिश करेगा कि बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा करवा दी जाएं जिससे सनतकार अपने कारखाने ही बंद कर दें और हर तरफ भूख अफलास के डेरे हों। आज की सिचुएशन की हम बात करें तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि जितने लोगों को बिजली के और गैस के बिल्स आ रहे हैं उनका इस वक्त जीना महाल हो चुका है। पाकिस्तान में तवानाई की जो कीमतें हैं वो गुज़श्ता चंद साल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इतनी ज़्यादा असरअंदाज हुई हैं कि आम आदमी 2 वक्त के खाने से भी महरूम हो चुका है। यही वजह है कि जगह जगह खैराती इदारे लोगों को खाना खिलाते हमें नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम हुकूमती दावे देखते हैं तो हुकूमती दावतें वहीं के वहीं मौजूद हैं, और हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई में कमी हो रही है, लेकिन जब आप मार्केट्स में जा रहे हैं, अगर आप दूध खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, तो हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है। महंगाई में कमी नहीं हो रही, बल्कि कमी इस वक्त खरीदारी में हो रही है, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। अब आवाम को यह सोचना है कि ऐसा ना हो कि जो हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, अवाम का सब्र भी जवाब दे जाए और मुल्क में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो जाएं। तो ज़रूरी यही है कि हुकूमत फिलफौर महंगाई पर काबू पाए। जो बयानात दिए गए थे मरीम नवाज साहिबा की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से इलेक्शन से पहले, उन बयानात पर भी कायम रहा जाए। और जिस तरह से कहा गया था कि पंजाब हुकूमत तमाम लोगों का बिल अदा करेगी, अभी तो हम देख रहे हैं कि पंजाब के बासियों को लंबे लंबे बिल ही भेजे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब मजीद मुजाहरों का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहरहाल महंगाई की जो हालिया लहर है ये मजीद कब तक बरकरार रहती है और इस पर कैसे हम काबू पा सकते हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। IMF के बेल आउट पैकेज के लिए तमाम शराइत पूरी होने के बावजूद भी वजीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ये कह रहे हैं कि 3 से 4 हफ्ते अभी भी लग जाएंगे। तो इस तरह से तो जो महंगाई का जिन है, आपको क्या लग रहा है, वो तो बेकाबू ही रहेगा? बहुत शुक्रिया आपका। पहले एक बात बिल्कुल वजाहत के साथ ज़रूरी है बताना कि ये जो कुछ हो रहा है ये IMF की शराइत नहीं है, इसके सबूत मौजूद हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये जो वफाक ने बजट पेश किया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो चारों सूबों ने बजट पेश किए हैं, तीनों पार्टियों ने, उन सब में मुल्की और बैरूनी अशराफिया के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है और मुल्की और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ का नतीजा है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है।
इसलिए कि मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कोई 2 हफ्ते पहले ये कहा था कि एफबीआर को जो टैक्सेस वसूल करने चाहिए, जो कैपेसिटी है, उससे उन्होंने 15,000 अरब रुपया एक साल में कम वसूल किए हैं। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, जो मैं शुरू से कह रहा था, कई बरसों से कह रहा हूँ बल्कि, कि अगर आप ये जो कम वसूली हो रही है इसको वसूल करें, ताकतवर तबके जो चोरी कर रहे हैं, मराद दे रहे हैं, उनको फ़ायदा ना पहुँचाएं और उनसे ये वसूल कर लें, तो फिर ना आपको बिजली के नर्ख बढ़ाने की ज़रूरत है, ना गैस के नर्ख बढ़ाने की ज़रूरत है, ना पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की ज़रूरत है, ना आवाम पर नए टैक्सेस लगाने की ज़रूरत है, और IMF की शराइत खुद ब खुद पूरी हो जाएंगी। इसलिए कि IMF जो आपने टैक्सों में इजाफा किया है वो तो चंद हज़ार अरब रुपए का है, और ये जो शॉर्टफॉल है, उन्होंने कहा था 24,000 अरब रुपए की कैपेसिटी है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये हमारा अपना फैसला है, जिसमें तीनों पार्टियां शामिल हैं, माजी की हुकूमतें शामिल हैं, इदारे शामिल हैं, FBR शामिल है, स्टेट बैंक शामिल है, SCCP शामिल है। ये सब जो है अशराफिया को नवाज रहे हैं। एक मरतबा ये फैसला कर लें कि जैसे आपने खुद ही कहा कि जो वायदे उन्होंने कौम से किए हैं तीनों पार्टियों ने, कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत दस्तावेजी बनाएंगे, अगर आप ये कर लें तो हम जो है वो ये IMF की तमाम शराइत खुद ब खुद पूरी कर देंगे। और अगर ये नहीं करते तो जो जिसका नक्शा आपने खींचा है वो बिल्कुल सही खींचा है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत तो इस्लाहात नहीं कर रही है, या हम कह लें एक स्लो प्रोसेस चल रहा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ा आसान हल हुकूमत को मिल गया है कि बिजली के जो बिल हैं उसमें डिफरेंट किस्म के टैक्सेस लगा दिए जाएं और वहां से ही सारे टैक्स कलेक्ट किए जाएं। तो फिर क्या जरूरत है FBR की? नहीं, देखिए ना, ज़रूर वो तो एक बिल्कुल अलग बात हो गई कि FBR से नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, वो एक अलग बात है। बिजनेस कम्युनिटी तो ये कहती है कि आप हमें ठेके पे दे दें, हम आपको ज़्यादा वसूली कर देंगे। इशू ये है कि अगर ये 24,000 अरब रुपए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि वफाक को वसूल करने चाहिए, दूसरी तरफ सूबे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, वो ना प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाना चाहते हैं, ना प्रॉपर्टी की मालियत जो है मार्केट पे लाना चाहते हैं जो उनके, और ना एग्रीकल्चर से टैक्स लेना चाहते हैं। तो इनमें आपस में गठजोड़ है। ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इल्ज़ामात पर बारिश कर रहे हैं। जब वो खुद टैक्स नहीं लगा रहे, 3,000 अरब रुपए कम ले रहे हैं प्रॉपर्टी से, एग्रीकल्चर से, दूसरी चीज़ों से, तो वफाक से वो किस मुँह से कहेंगे? तो ये गठजोड़ है। अब सवाल ये कि मईशत और जो अवाम है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? फेडरेशन वाले, बिजनेस कम्युनिटी अपने जो है वो मुतालबात मनवा लेते हैं, पावरफुल लोग हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये जो पाकिस्तान की मईशत है और पाकिस्तान के अवाम है, इनको रोने वाला कौन है? अब आपने ये कहा कि भाई जब आप बिजली, आसान रास्ता, ये आसान रास्ता नहीं है, ये मईशत की तबाही का रास्ता है। हुकूमत को तो मिल जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हुकूमत ने ये कहा है, बार बार कहा है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा 24वां। ये 24वां आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। हमने इस बजट में, वफाक ने और सूबों ने बुनियाद रख दी है। ये जो 3 से 4 साल का हमें 24वें प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, जो 6 अरब डॉलर से ज़्यादा का हो सकता है, ये तो जब ये हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होगी तो ये प्रोग्राम भी पूरा हो रहा होगा। अगली हुकूमत का काम ही यही होगा कि वो 25वें प्रोग्राम की तरफ जाएगी और ये कहेगी कि जी ये तो मईशत की हालत तबाह है, इसलिए कि आपने इसमें बुनियाद रख दी है। अब आप पूछेंगे मैं ये बात दावा क्यों कर रहा हूँ? ये बुनियाद रख दी है, इसलिए मैं ये दावा कर रहा हूँ कि अभी वज़ीर ख़जाना ने ये कहा है कि 3-3.5 साल के बाद हम टैक्स GDP का तनासुब 13% तक ले जाएंगे, 13% तक। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि माजी में ये 14.4% रह चुका है 95-96 में, तो 30 साल के बाद आप उससे कम रखना चाह रहे हैं। जबकि जो इनका मुस्लिम लीग नून का मंशूर है उसमें तो ये कहा गया था कि 15% 2018 तक होगा। अब 2028 तक भी आप 13% कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 15,000 रुपये की अरब की कम वसूली है और जो सूबे की है, ये वसूली बरकरार रहेगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 24वां प्रोग्राम है, हुकूमत ये दावे करती है कि आखिरी प्रोग्राम होगा, आपके मुताबिक ये आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, इसकी बुनियाद पड़ चुकी है कि हमें अगले प्लान में भी जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से पड़ोसी ममालिक हैं जो कि IMF से छुटकारा पा चुके हैं, हम जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं, फिर इसका हल कौन निकालेगा? देखिए, वही तो सवाल बुनियादी पैदा हो रहा है कि अगर हमारे सूबे में तीनों पार्टियों में इत्तेहाद हो गया, वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज जरूर कर रहे हैं मगर स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वो खुद भी मराद दे रहे हैं चोरों को। तो आपने नए जो टैक्स पे करने वाले हैं
जो काला धन रखते हैं, जो गोशवारे दाखिल नहीं कर रहे, वो बदस्तूर मज़े कर रहे हैं, यानी मईशत तबाह बर्बाद है, वो बदस्तूर मज़े कर रहे हैं, और जो गोशवारे दाखिल कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं उनको आपने मज़ीद कुचल दिया। तो ये तो एक एतमाद का बुहरान होगा जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। ये वार्निंग सिग्नल है पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए, इसलिए कि मीडिया को अगर आप देखें, मैं माजरत के साथ, वो जो उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है वो ज़्यादा वक्त क्या दिखा रहे हैं? अदालती झगड़े, कंटेम्प्ट के केसेस, बेल के केसेस, सियासतदानों के बयानात जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं इक़्तिदार के लिए। वो स्पेसिफिक कोई क़ुव्वत नहीं मौजूद मुल्क में जो स्पेसिफिक बात करे कि जनाब आप 13% टैक्स GDP का तनासुब 2000 जो है वो 28 में रखना चाह रहे हैं, तो ये तो 24 से 25वें प्रोग्राम में आप जाएंगे, तो वो तो खुदकशी होगी। तो जब ना मीडिया उस पर बात कर रहा है, ना जो है पार्लियामेंट बात करना चाहती है, ना तीनों पार्टियां बात करना चाहती हैं, न स्टेट बैंक करता है, न FBR करता है, ना हमारी SIFC करता है। उनको पता है, आपने खुद कहा कि अगर पड़ोसी ममालिक 1994 के बाद से नहीं गए, दूसरा मुल्क जो है वो 2011 के बाद से एक दफ़े गया है, तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि 1993 से अब तक हम 13 दफ़े जा चुके हैं, अब 14वें में जा रहे हैं और अगले की तैयारी है। तो इसका मतलब यही है कि अशराफिया की मईशत है, उसी की बेसिस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को आप देखिए, पूरे एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, पिछले कई दिनों से ये रोज़ाना हियरिंग चल रही है कि जो इलेक्शंस में रिजर्व सीट्स का क्या होगा। अरे भाई कुछ भी होगा, सवाल ये है कि वो भी तो आइन पे अमल नहीं कर रहे। 25A है कि वो तालीम का बजट उन्होंने रखना है, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो भी तो आइन पे अमल नहीं कर रहे, इंतखाबी मंशूर पर अमल नहीं कर रहे। ठीक है, शायद इन चीज़ों पर भी सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेने की यकीनी तौर पर जरूरत है। बहुत शुक्रिया माहिर मैशर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। यूफोन फुल वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मोहब्बत वो है जो इंसान को 7 समंदर पार ले आए। जी हाँ, आए रोज़ हम ये कहानियाँ भी सुनते हैं कि समंदर पार से लड़की पाकिस्तानी लड़के के इश्क में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान पहुँच गई और फिर शादी करने के बाद लड़की पाकिस्तानी लड़के को लेकर वापस अपने मुल्क रवाना हो जाती है। और आज हम आपको इन सबसे मुख्तलिफ तरह की मोहब्बत की दास्तान बताने जा रहे हैं। एक ऐसे अमरीकी गुलकार भी और गिटारिस्ट भी हैं जो कि 2005 में पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले में फलाही कामों में हिस्सा लेने के लिए वो पाकिस्तान पहुँचे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से मोहब्बत ने उन्हें वापस ही नहीं जाने दिया। जब वो पाकिस्तान आए थे उनका नाम मिस्टर टोटशे था, लेकिन अब उन्हें राजा खान के नाम से जाना जाता है। वो 2005 से लेकर अब तक पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान में फलाही काम सर अंजाम दे रहे हैं। टोटशे 2005 से ही पाकिस्तान में दुखी इंसानियत की बहबूद के लिए कोशिशां दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से टोटशे के फलाही कामों के एतराफ़ पर उन्हें तमगा इसार से भी नवाजा जा चुका है। टोटशे डिज़ास्टर रिस्पॉन्स के साथ साथ एनिमल वेलफेयर पर भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में ही उन्होंने 2019 में पाकिस्तानी खातून फौजिया से शादी भी की और खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ वो दोनों इकट्ठे ही फलाही काम भी कर रहे हैं। और इन्हीं से आज हम जानेंगे कि इनकी मोहब्बत की कहानी कब कैसे शुरू हुई और कौन कौन से ऐसे फलाही काम हैं जो कि इस वक्त वो पाकिस्तान में सर अंजाम दे रहे हैं। वेलकम टू द शो टोटशे। आपका जो नाम आपका अब हम देख रहे हैं कि वो तब्दील हो चुका है और जो आपका नाम है उसमें सबसे पहले तो आई वांट टू आस्क यू दैट हाउ यू एंडेड अप इन पाकिस्तान। Well, I ended up here coming with a group of Pakistani American doctors as their logistics coordinator once the earthquake of 2005 happened. I had just been at Hurricane Katrina and before that, same year in the tsunami of Sri Lanka. So a lot of disasters that year. And I came to Pakistan as the logistics coordinator for that team of doctors. And I was going to stay for 2 weeks. After 2 weeks, they said, we're going to send more doctors, you know, coming and going as long as needed. So I said, they asked me to stay, and I said, sure, I would love to stay and help. And that took me to about 6 months into the mission. I stayed. And after 6 months, a lot of international people were going back home and wrapping up their mission. But a lot of people asked me to stay because they said, and I'm sure they were asking others to stay because many were leaving. And there was still a lot of rebuilding and a lot of need. So I was helping at that point, 6 months later, the AJK Department of Health and the Federal Department of Health in Pakistan to reestablish broken down and destroyed hospitals in the very remote areas. So I felt there was a mission that still needed to be completed. So I took it upon myself
with the help of some Army brigadiers who helped me register CDRS to stay in Pakistan and try to help rebuild the healthcare system in that area of the earthquake. So, and I did that, and I decided to stay not because of anything going on back home in America. It was actually because I just fell in love with the people here, and I felt that Allah had put me here as a mission to do whatever I could, because these beautiful children that were so broken and so injured and so devastated, you know, even their schools were destroyed. Because it was the biggest disaster in the history of Pakistan. It was terrible. So you were here for 2 weeks, but now it's almost 2 decades. So how's the journey is going? The journey is going well. You know, it's been a rough ride because Pakistan has had a lot of catastrophes and floods and earthquakes and different conflicts and things. So unfortunately, there's been a lot of need for my team and I. Now we're 120 employees at CDRS, working in many fields. So the work is going well, and it's much needed, and that's why we've stayed. Pakistan has beautiful human beings here, and a lot of them need a lot of support. So now you're working all over the country or some specific areas? We are working all over the country, from Karachi and Badin and Quetta to Kasur and even in Lahore, all the way up to Gilgit-Baltistan, Swat, Chitral, and these areas. So who gave you the name of Mr. Raja Khan? I chose the name Muhammad Raja Khan. Obviously, when I became Muslim in 2009, after studying Islam, Muhammad was the first name that I thought that I would like to take. And then Raja was everybody in Azad Kashmir was Raja, almost. Raja ji. Yeah. Then I went to SWAT in 2009, working with EDI in the SWAT IDPs crisis. We were working in Mardan and Lower SWAT. And everybody there was Khan. So I just took this name, Muhammad Raja Khan. Muhammad Raja Khan. Okay, so from where you got the idea, there's a lot of work going on for animal welfare. Well, I've always loved kutas and billies, you know. They've always had my heart since I was a child. And I never can pass up a stray kitten or puppy and dog, a cat. So we always informally helped them in disaster zones wherever we could go. But about 6 years ago, we started formally having a program to help stray animals because not just because of animals. Yes, we love animals, but loving animals is also loving human beings. Because if you try to work on the stray population, rabies and overpopulation, not by shooting and poisoning, which is cruel, but the Islamically permissible way, according to the teachings of Islam, where you would just neuter and spay them and keep them so that they are less in number, and you can have more money to take care of those. That makes it's safer for human beings and a healthier environment for human society. And also by teaching compassion to the society, they learn compassion, and that compassion goes towards human beings as well. So it's actually good for human beings to be kind to animals. I completely agree with you. We have to go for a break. Toshe will be us. So break लेते हैं नाज़रीन, उससे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ अपडेट्स. वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान. और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टोशे से, जिनका नाम अब मोहम्मद राजा खान हो चुका है, और उनकी स्टोरी हम जानने की कोशिश करते हैं. मजीद उन्हीं से बात करेंगे. सो टोशे, व्हाट इज योर फेवरेट डिश इन पाकिस्तानी फूड? There's too many. Okay. There is keema, any kind of keema and roti. I love the barbecue. I love all of the mutton cry, chicken cry. But I also love, like one time I was in outskirts of Lahore. They took me to a place that looked like a shop for fixing your motorbike. But in the back, it was like it was a restaurant. They gave a bowl, and in that bowl was brain masala, pajika pie, and nihari all together. And I loved that. I mean, I was loving that. So and I love makka ki roti. Makai ki roti. You know, it's all great. And then if you go down to Karachi on the docks, the seafood market, you can get the best seafood, fish, and I love all that stuff. So you know, it's all great. So it's been almost 20 years you are here in Pakistan. So what about the Urdu? Did you learn that? थोड़ा समझ. थोड़ा. Yeah. आपको कोई चीज चाहिए, कोई मसला नहीं. खूबसूरत, बेहतरीन, जबरदस्त. These kind of things. So your wife didn't teach you Urdu properly? She's starting to, because I want to speak to my in-laws more. So I'm learning little by little.
Okay, and what but is I'm a very slow learner when it comes to languages because us Americans at my age, we never Just stick to English only. We never were taught. I don't know why the schools didn't do more to teach other languages. I meet Pakistanis. I meet a 4-year-old, 5-year-old kid who knows 4 or 5 languages. I'm amazed Pakistanis have such a brilliance and talent for languages that Americans just don't have. Most of us. Okay, that's well. What we want to ask you is that what is your favorite place in Pakistan? Well, I'm really big on a couple things. You know, I love the mountains. So whenever I go up to the mountains, anywhere in the mountains, Margaret Hills, Azad Kashmir, or the big ones, you know, in Gilgit-Baltistan. I love the mountain life, but I also love the sea. So going by the seaside in Karachi or Balochistan, I love that as well. So both of those areas I really like. But however, it never really occurred to me before, but visiting villages in the plains of Punjab on this Indus River basin is just the village in these fertile green fields is so beautiful. So all of these places I enjoy. Okay, that's great. So now we are eagerly waiting for your another talent, which is music. So we want to hear something from you. Well, back in the time of the earthquake, after the emergency phase was over, I started listening to the music of Pakistan more and wanting to learn it. Because whenever we were out in the field, on the way, on long rides through the mountains, I would be hearing what my staff was playing. So I said to them, while the patients are waiting to be seen, there's a lot of children around, I would like to learn a song of Pakistan to play for the kids. And as a musician, I was fascinated with the music of Pakistan that I was hearing. So they said, you should learn Dil Dil Pakistan. It's like a second national anthem. And they told me about, you know, Junaid Jamshed and the whole history of that. And so I learned that song, and I started playing it in the mountains with the kids in these places where they'd never even seen a Gora. It's popular before. now. Yeah, and then, because of you as well. Well, it caught on where, you know, I'm not singing it that great, but you know, I'm a Gora, so at least I'm trying. So people give me an A for effort. But a very good try. Very good try. I get an A for effort. So how do you meet Fawzia? So Fawzia was at Radio Pakistan as in the admin department, and I was there for an interview on the radio, and I met her in 2019, and I was really impressed with her, and right away was thinking she'll make a great wife to somebody someday. But it was almost a year later during COVID when I got the courage to contact her to tell her, and you know, I was in America trying to get a flight back. I couldn't get a flight back, and I was sitting there alone thinking, you know, and I started thinking about her, and I thought I should try to contact her. So Adil, the gentleman who is interviewing me, I asked for her WhatsApp number so I could book more shows. And I gave him a little lie. So he gave me the number, and I WhatsApped her. And she said, who are you and what do you want? I said, I'm the Gora, you know, who met you. And oh yeah, I remember you. So then that conversation, over a month's time, we got closer and closer. And she said, I will marry you when you come back, if my parents meet you and they agree, then it's okay. So I thought, I have no chance. No chance, But when I met her parents, they liked me. Mashallah, they liked me, thanks God. Thanks to Allah. Somehow Allah intervened in this situation. So you sorted it out. Sorted it out. And now we have a 3-year-old baby. He just turned 3 in May, Muhammad Sultan. So you are going to take another initiative in Pakistan, in Lahore as well? So we have in Lahore, we have an animal shelter in Bedia, the Benji Animal Shelter, Project for Animal Welfare. We also have one in Karachi, where the famous camel, Kami, is at our Karachi facility. We also have one in Skurdu and Grover Greens, Islamabad. And in Lahore, we do a lot of separate, like, families who need a food packs and food distribution, that kind of thing we do. But we're also opening up with the Punjab government and Punjab police giving us the property. We are opening up a house of blessings for widows and orphans. They've given us the property. So that will be opening up within a month or two. And we have a house of blessings for widows and orphans, single mothers and abandoned children in Banigala, as well as Rawalpindi and in Karachi. So this will be our 4th one, in the one in Islamabad. Very good. So what is the best thing you feel about Pakistan or Pakistani people? I think, you know, their passion. They have great passion, and I think there is
a lot of wisdom in the people here, and it's something that you can't really put a finger on it, but there is a magical, mystical part of Pakistan that draws people like me, and that once, even if you're in America and you heard all bad news and all these stories that the media just tells 2% of the truth, but once you come here and see that it's only a very small percentage of the bad side, and most people are just really good, decent people trying to survive, and you see the beauty of, then you learn and you feel that mystical and magical something about Pakistan, its culture, its people, its history of thousands of years old. Yes. You know, Pakistan might be only 75 years old, but the Indus Valley citizens, they come from something that's gone on much longer. So Pakistan, in that sense, has been here for thousands of years and will be here for thousands of years, and only Allah or the people of Pakistan themselves would have the power to destroy that. Okay, so there's something great about the people here. The culture with the music and the literature and the poetry and all of these things, are just amazing. And the mountains, of course, the land, and you know, Pakistan has been the center of geopolitical and religious and you know, every kind of conflict and meeting point of humanity. From the time of civilization has been through this place, which is a blessing and a curse. Yes. It makes life difficult for Pakistanis sometimes, but it's a beautiful country. Okay, thank you so much, Mr. Roche, for your time. नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे. वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान. महंगाई ने जहां ज़रूरत ज़िंदगी की दीगर अशिया पर असर डाला है, तो वहीं ख़वातीन की मेकअप मसनूआत की कीमतें भी कई गुना बढ़ चुकी हैं, जिस पर ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स में भी मुख्तलिफ सर्विसेज की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है. पार्लर्स इंतज़ामिया ने ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्टाइलिंग और वैक्सिंग के सर्विस चार्जेस 30% तक बढ़ा दिए हैं, और उनकी भी मजबूरी है क्योंकि बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी हुकूमत की तरफ से टैक्सेस लगाए गए हैं. और वो लोग ये कह रहे हैं कि महंगे और इम्पोर्टेड मेकअप प्रोडक्ट्स के बायस सर्विस चार्जेस में इजाफा उन्हें करना पड़ रहा है. बसूरत दीगर कारोबारी अखराजात भी उनके पूरे नहीं हो रहे हैं. दूसरी जानिब ख़वातीन ये कह रही हैं कि बगैर मेकअप हुस्न अधूरा है, ताहम चार्जेस में इजाफे पर उनका बनाव संघार भी मुतासर हो रहा है. और ये शिकायत आज से नहीं, ये बहुत से सालों से हम देखने में आ रहे हैं. ख़वातीन ये मुतालबा करती हुई भी नज़र आ रही हैं कि हुकूमत मेकअप प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस में इजाफा वापस ले. इसी इशू पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है ब्यूटी एक्सपर्ट शानज़े समरीन फैज़ साहिबा ने ज्वाइन किया. शानज़े साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. आपके तजर्बे में भी आपने क्या देखा है कि जो टैक्सेस लगे हैं उससे प्राइसेस कितनी अप होने जा रही हैं या हो चुकी हैं? कई जगह पे तो हो चुकी भी हैं, ठीक है, कई जगह पे अभी तक हुई नहीं है, बिकॉज इस वक्त तो इट्स काइंड ऑफ अ स्लो टाइम फॉर एवरी सैलून. एक हर बिजनेस का एक अप एंड डाउन फेज होता है थ्रू आउट द ईयर, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्लो टाइम फॉर नेक्स्ट 2 months. बट उसके बाद एकदम से फिर ब्राइडल, लेकिन फिर उस स्लो टाइम में ही देखे ना, इतनी महंगाई हो जाना, वो शायद उस स्लो टाइम को मजीद स्लो कर देगा. वो स्लो क्या डेड कर रहा है, डेड कर रहा है. बिल्कुल. देखें, सजना संवरना हर औरत का हक है, ठीक है. आप उनकी बेसिक चीज़ों पे, लिपस्टिक्स पे एंड आई लाइनर्स पे एंड मस्कारा पे प्राइस बढ़ा रहे हैं, फिर आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे बढ़ा रहे हैं, एंड जस्टिफिकेशन आप ये दे रहे हैं कि जी आप लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करें. सो आप क्वालिटी लोकल प्रोडक्ट्स पहले प्रोड्यूस तो करें, ठीक है. अब आप एक ब्राइड को तैयार कर रहे हैं, उसको 6 से 7 घंटे शी हैज़ टू कैरी दैट मेकअप, दैट लुक, एंड वो आधे घंटे में वॉश आउट हो जाएगी. कैरी नहीं कर सकेंगे. एग्जैक्टली. सो वो सारी चीज़ें आपकी, वो प्राइस पॉइंट एज इट इज़ आपकी इंपोर्टेड चीज़ें हैं तो डॉलर्स में आती हैं. डॉलर प्राइस आपका हाई हो गया, एक तो आप वहाँ पे हाई करें, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर ड्यूटीज पे करें, देन इसके ऊपर आप टैक्स पे करें. तो इससे बेहतर है मुंह धो के चले जाएं. बिल्कुल ऐसी है. तो सिचुएशन तो वैसे हुकूमत ऐसी बना रही है कि अब लोग इसी तरह से काम पर जाएं, लेकिन एक ये भी बात है कि जितना भी टैक्स मेकअप पर बढ़ जाए, खवातीन ने तो मेकअप करना ही करना है, उसके बगैर तो नामुमकिन है. देखिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंज हो रहा है इस चीज़ के ऊपर, बिकॉज बहुत सारी बच्चियाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है या जो रीच है, स्पेशली न्यू जनरेशन में, पहले तो हम मिलेनियल की बात करते हैं, हम तो अल्फ़ा की बात करते हैं. सो मिलेनियल एंड अल्फ़ा दे लाइक सो prone in their tutorials and stuff कि वो बेसिक चीज़ों के साथ they can carry their looks. जो पार्टी मेकअप सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, बिकॉज ब्राइडल तो आपको एक स्पेसिफिक स्टाइलिस्ट से ही करवाना है, बट पार्टी मेकअप में यह है कि पीपल कैन नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स उसके अंदर. लेकिन अगेन एवरीवेयर इट्स द सेम थिंग. आपके पास जो लोग पहले आके बहस नहीं करते थे प्राइस के ऊपर, उन देखें
इट्स अ विशियस साइकिल, बिकॉज आपकी इनकम के ऊपर टैक्सेस हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरी ब्रैकेट पे का जितना टैक्स लगा है, या आप बिजनेस पे भी हैं, सो आपकी अपनी बाइंग पावर इज इफेक्टेड, एंड नाउ यू आर कमिंग टू योर सर्विसेज व्हिच is becoming a luxury now. पहले ये actually necessity है, अब now it's becoming a luxury, तो luxury is costing you, और जो luxury provide कर रहा है उसके भी अपने overheads हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उसकी भी बिजली रिवाइज हो गया है, बिजली आती नहीं है तो जनरेटर का एक्सपेंस है, ठीक है, फिर आपके पेरोल्स हैं, फिर आपकी प्रोडक्ट्स हैं, फिर आपकी सर्विसेज, लाइक इट्स अ होल शबैंग। बिल्कुल यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम के थ्रू ये कन्वे करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ पर हुकूमत इस वक्त टैक्स लगा रही है, और इसको तब एक लग्जरी प्रोडक्ट में अब डाल दिया गया हुकूमत की तरफ से। तो ये जो अभी हालिया बजट आया है या महंगाई की लहर आई है, उसके बाद जिस तरह से आप भी ये डिस्कस कर रही हैं कि लाइट भी नहीं आती है, बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं, जनरेटर भी आपको यूज़ करना है, उसमें भी फ्यूल आपका डल रहा है, तो फिर बिजनेस अब आपको क्या लग रहा है, कितना अब आपका मुतासर हो चुका है? आई वुड से वेरी इजीली अबाउट 30%। ठीक है, 30%। जो लोग लेट्स से के मंथ में ट्वाइस आते थे फॉर रेगुलर सर्विसेज लाइक मैनीपेडी, आप ट्वाइस अ मंथ करवा लेते हैं, दे हैव ब्रॉट इट डाउन टू वंस अ मंथ। फॉर एग्जांपल खवातीन हेयर कलर कराती हैं, रूट टचअप्स कराती हैं, दैट वाज ड्यू इन 6 वीक्स 4 मंथ, लाइक 4 वीक्स to 6 वीक्स का टाइम होता है, वो प्रोलॉन्ग कर रही हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो रूट टचअप का एक सर्टन टाइम होता है, हेयर ग्रो कर रहा है ना, जब वो 3 महीने बाद होती है तो हाफ हेड वाइट होता है, सो आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा लग रही है, लेकिन दे डिमांड यू कि आप उसको रूट टचअप में कन्वर्ट करें। ठीक है, ठीक है, तो वो बिजनेस ऑनर को ही फिर उनका नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है, बिकॉज यू कैन लूज द क्लाइंट। आपके आई वोंट से, देखें, स्टाइलिस्ट या किसी भी सैलून की कॉस्ट पे उसके स्टाइलिस्ट का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसका एक कैलिबर है, उसका एक एक्सपीरियंस है, उसकी एक्सपर्टीज है, सो यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट और द ओवरहेड्स, यू आर पेइंग फॉर द स्किल। स्टाइलिस्ट एज वेल, हाँ, तो आप स्टाइलिस्ट की स्किल का पे कर रहे हैं। अगर कोई आपसे लाख रुपए ब्राइड के चार्ज कर रहा है, कोई 10,000 रुपए चार्ज कर रहा है, तो आप लेवल ऑफ एक्सपर्टीज भी देखें, स्किल्स का भी फर्क है। एग्जैक्टली, कि उसमें स्किल्स का क्या फर्क है। तो बेसिकली कहते हैं ना कि आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे इसके पीछे कितने सालों का तजुर्बा है, कितनी मेहनत है, जो बंदा काम कर रहा है या बंदी काम कर रही है, तो और वो आपको लुक से भी फिर आइडिया हो जाता है कि जो जिसके आदमी के हाथ में स्किल है उसका काम कैसा है और जिसके हाथ में स्किल नहीं है। अच्छा, मेकअप का कौन सा ऐसा सामान है जिस पर अभी बहुत ज़्यादा ही टैक्सेस लगा दिए गए हैं? मस्काराज, आईलाइनर, लिपस्टिक्स, लिप लाइनर्स, फाउंडेशंस, जो बेसिक यूज़ करती है हर औरत। आपका फाउंडेशन प्राइमर नहीं भी यूज़ करे, एक दो फाउंडेशन उसने लगाना है, एक फाउंडेशन आपको हर, इवन अपनी वालदा के पैक में भी आपको 4 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, एक लिपस्टिक, एक फाउंडेशन और एक ब्लश ऑन। ये तो मिलना ही मिलना है, और काजल, ये 4 चीज़ें तो हमारी अम्मियों के बैग्स में भी होती थी, ठीक है। सो ये 4 चीज़ें आपने बढ़ा दी। उसके बाद आपने सर्विस चार्जेस सैलून के ऊपर टैक्स डाल दिया, 20% टैक्स है ऑन योर बिल। आप एक तो प्रोडक्ट महंगी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं ऑलरेडी, हाँ, एग्जैक्टली। उसके बाद मेरा जो क्लाइंट आ रहा है, वो अगर 1000 रुपए की सर्विस ले रहा है, तो ही इज पेइंग मी 1200 रुपीज, बिकॉज 20% टैक्स है। अगर मैं उससे वो टैक्स नहीं लेती हूँ तो मुझे इफेक्ट पड़ता है, और अगर मैं उससे टैक्स लेती हूँ तो उसकी जेब पे फर्क पड़ता है, तो वी हैव टू कम अप विद उसके मूड पे भी बड़ा फर्क पड़ता है, फिर क्लाइंट भी फिर वही है कि आर्ग्यू शुरू हो जाता है वहाँ पर। हाँ, और वो एक आपका, हम बहुत बिजी लोग हैं, हम सब बहुत बिजी लोग हैं, मे बी गुड फॉर नथिंग बट वी ऑल आर बिजी इन सम वे और द अदर, ठीक है। आप एक जगह पे दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर हो रहे हैं, मेकिंग एन एफर्ट, और आप अपने कंफर्ट के लिए जा रहे हैं, चाहे आप 10 मिनट के लिए जा रहे हैं। अब वहाँ से उस कंफर्ट की प्राइस आपको पे करनी पड़ी है कि यू आर कमिंग आउट एजिटेटेड, इरिटेटेड एंड एंग्री, एंड यू आर नॉट कमिंग बैक टू दैट प्लेस अगैन। अब जिस प्लेस से आप निकले उनकी भी अपनी मजबूरी है उसके अंदर। अब इसमें क्या हो रहा है कि डर्टी कंपटीशन शुरू हो रहा है। अब प्रोडक्ट्स के ऊपर लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट देने को तैयार नहीं है। जो हमारे जैसे एवेंचुरा जैसे सैलून्स हैं, हाई एंड सैलून्स हैं लाहौर के या पूरे पाकिस्तान के, वो प्रोडक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दैट्स व्हाई दे आर हाई एंड सैलून, बिकॉज सम सर्टेन KPIs हमें मेंटेन करने होते हैं, सर्विसेज पर, प्रोडक्ट्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरे जो सैलून्स हैं, जो लाइक आई वुड से कि दे आर स्टार्टिंग अप नाउ, और दे आर लाइक नॉट दैट हाई एंड, सो वो आपको दिखा कुछ रहे हैं और दे कुछ रहे हैं। मतलब आई एम नॉट पुटिंग अ ब्लेम टू एनीवन, बट उनकी भी मजबूरी है, उन्हें कॉस्ट कटिंग किसी न किसी तरीके से करनी है। अच्छा, जिस तरह से आपने भी बात की है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ही बहुत अच्छी हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, स्टे भी करती हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा है। पाकिस्तान में, आई डोंट वांट टू टेक यू द नेम, बट पाकिस्तान में भी कोई ऐसा भी ब्रांड नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे विदाउट टेकिंग द नेम?
देखें, देर आर फ्यू मेकअप आर्टिस्ट, आई वुड से द वेटरन्स ऑफ दिस इंडस्ट्री. नबीला का मेकअप है, एंड देन मुसरत मिसबा की बेसिस हैं, बट दैट अगेन दे आर नॉट ऑफ मैचिंग दैट क्वालिटी एज ऑफ योर क्लाइंट. और इनकी भी शॉर्टेज रहती है. आप शार्लट डब्ल्यूडी के उसके साथ मैच नहीं कर सकते हैं, आप मैक का बेस उसके साथ मैच नहीं कर सकते हैं. दे आर फॉर द लो इनकम पीपल, ऑफ कोर्स दे आर. नबीला के मेकअप की एक सर्टन लुक है, दैट डज नॉट गो विद एवरीबडी, एंड ब्राइडल के लिए वो बेसिस इतनी ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ. तो देन अगेन डिपेंड करता है. अगर आप पाकिस्तानी बात कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर कोई एज सच मुझे यहाँ नज़र नहीं आता जो मेकअप अच्छा प्रोड्यूस कर रहा हो. हाँ, ये ब्यूटी इंडस्ट्री से, सलोन इंडस्ट्री की दीज टू लेडीज, दे came up with ठीक है. और ये भी बड़ी बात है कि दोनों ही खवातीन हैं और दोनों ही ने ही पूरी जिंदगी बड़ा ही जबरदस्त काम किया है. अच्छा, बजट से पहले की अगर हम ब्राइड की बात करें, वो कितने में तैयार हो जाती थी, और अब बजट के बाद अब वो कॉस्ट डिफरेंस जो है, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो कि अब प्राइसेस का कितना फर्क आ गया. एज यू सेड 30 to 40% का तो फर्क है. वो इजीली आएगा. दैट अगेन डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइलिस्ट यू आर गोइंग टू. अगर आप सिर्फ और सिर्फ भेड़ चाल के लिए जा रहे हैं और आपने मैं टर्म यूज़ करती हूँ, लास्ट टाइम भी की थी, कुकी कटर ब्राइड, सिग्नेचर ब्राइड पे जाना है, तो वो देन ऑफ कोर्स उसका एक सर्टन जिसने एक सिग्नेचर लुक क्रिएट की है, देखें उसके पीछे भी सालों का एक्सपीरियंस है, उसने वो लुक क्रिएट किया विच इज़ लाइक्ड बाई पीपल विच आर आउट देयर, एंड उस लुक की कॉस्ट है बिकॉज अगेन उसकी स्किल है उसके पीछे, उसका एक सिग्नेचर है ना. सो सिग्नेचर अगर आप डिज़ाइनर कोई चीज़ लेते हैं तो ऑफकोर्स वो महंगी होगी, और आप अगर लोकल मार्केट से लेंगे तो वो सस्ती होगी. ठीक है. So that gives the difference. ठीक है, बहुत शुक्रिया. ब्यूटी एक्सपर्ट शानज़ समरीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी. नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें. और अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त पहुँच चुके हैं शंघाई ताउन तंजीम की काउंसिल के सरबराही इजलास में, जिसके मनासिर इस वक्त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं. बराह रास्त आस्ताना के ये मनासिर हैं, और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर अहम मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के माबैन सैफरी की बातचीत हुई है. बाबी दिलचस्पी के उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है. मनासिर इस वक्त आप देख रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के, जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त पहुँच चुके हैं. आस्ताना से बराह रास्त ये मनासिर हैं, जहाँ आम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान की तरफ से भी बात की गई है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर अहम मुलाकातें भी हुई हैं. पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान के माबैन सैफरी की बातचीत भी हुई है, जबकि बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है. न्यू की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं आस्ताना से, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस सरबराही इजलास में आमद के मनाजिर आप देख रहे हैं. शंघाई ताउन तंजीम का इजलास अभी जारी है. आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और आपको बताते चलें शुगर के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे जिस्म के लिए शुगर कितनी नुकसानदेह है. और जिस तरह से पाकिस्तान में हम देखते हैं, हमने बहुत बार इन तमाम चीज़ों पर भी बात की है कि अगर हम शुगर से बचना चाहते हैं तो फिर हमें किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें कौन सा लाइफस्टाइल जो है वो अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी तादाद आए रोज़ बढ़ती जा रही है, और इस शुगर के मर्ज़ की वजह से बहुत से फिर ऐसे इशूज़ भी हैं जो कि लोगों को फेस करना पड़े हैं. इसी हवाले से हमने दावत दी. आज डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है. डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. सबसे पहले तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है शायद दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच चुका है डायबिटिक पेशेंट में. आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? देखिए अनवार, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोग इस वक्त चीन और हिंदुस्तान दोनों की जिनकी आबादी 1.5 अरब से ज़्यादा है जी, हमने उनको भी पीछे छोड़ दिया जी, और हम लोग इस वक्त नंबर 1 पे आ गए हैं अगर हम तनासब देखें आबादी के हिसाब से. तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारे खाने पीने का स्टाइल. हम लोग बिल्कुल किसी चीज़ की एहतियात नहीं करते. हम लोग जो है हर वक्त, वो पंजाबी में कहते हैं ना, खाबे खाते रहने जी, हम वो खाबों के पीछे पड़े रहते हैं. और उसी की वजह से हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें. हम लोगों को, मैं आपको एक चीज़ मोटी सी बताता हूँ. हमारे मैं डायबिटोलॉजिस्ट, मेरे पास पेशेंट्स आते रहते हैं, और मेरा जो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब हम पेशेंट को बता देते हैं ना कि आपको डायबिटीज़ हो गई है और आपको ये दवा खानी है या इंजेक्शन लगाना है,
तो वो क्या करना शुरू करता है, वो कहता है अच्छा जी ठीक है दवाई तो मैं खा रहे हैं ना, हुन मैं जो मर्जी खा लूं। तो दैट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। हम लोगों को ये सोचते ही नहीं है कि हमने किस चीज से परहेज करना है और क्या नहीं करना। अब देखिए मैं एक और चीज आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक और सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम खाने के बाद एक अलग से सेशन लगता है जिसमें मीठे का और वो भी प्रॉपर एक मील के तौर पर। एग्जैक्टली। तो इस वजह से जो है ना हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ अनवार, मैं 2020 में आई वाज इन ईरान। ईरानी लोगों को मैंने देखा वो इतना ज़बरदस्त खाते हैं, मतलब वो खाने से पहले हमेशा सैलेड लेते हैं और सलाद लेके उससे पेट भर लेते हैं, बाकी जो रहता है फिर वो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। इसी वजह से आप देखें ईरान इस वक्त दुनिया में 75वें नंबर पे है शुगर के हवाले से। 75वें नंबर। इतने वो लोग सेहतमंद हैं और इतने अपने आप का ख्याल रखते हैं। ठीक है, हम लोगों को अपनी चीज़ों को देखना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अब जो हमारे रूट्स में वो एक चीज़ ऐड हो चुकी है कि हमने ये सारी चीज़ें खानी हैं जिसमें ऑयली चीज़ें भी हैं, जिसमें शुगर कंटेंट चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। सर्दियां शुरू होती हैं तो फिर हलवे शुरू हो जाते हैं, गर्मियों में हम देखते हैं तो वो हलवा पूड़ी के वो नाश्ते चल रहे होते हैं। तो इससे तो छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसके साथ इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या समझते हैं, कोई एक्सरसाइज भी तो होनी चाहिए? जी अनवार, देखें मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जैसे मुसलमान होने के लिए 5 चीज़ों पे आपको अमल करना पड़ता है ना, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इनमें से भी एक भी छोड़ देंगे आप मुसलमान नहीं रहेंगे, एक चीज़। इसी तरह से जब शुगर हो जाए या शुगर से बचना हो तो आपको 2 कम से कम चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा। एक आपकी डाइट, ठीक है, दूसरा आपका एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आपको डायबिटीज नहीं है या प्री डायबिटिक है तो ठीक है, और अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर तीसरी चीज भी आप इसमें शामिल करने जो दवा है। तो दवा, परहेज और आपकी वर्जिश, ये आपकी प्रॉपर आपकी शुगर को सेटल रखती है। ठीक है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है, हम लोग किसी सादा गज़ा की तरफ नहीं जाते। हम लोग हर वक्त जो है ना चावलों के पीछे, पुलाव के पीछे, बिरयानियों के पीछे, ऐसी चीज़ों के पीछे पड़े रहते। आप ये देख रहे हैं हम लोग नान कितना खाते हैं। अब नान बेसिकली सारे का सारा मैदा है। अब उसका कैलोरी वैल्यू आप देखें तो यहाँ है, बिल्कुल। उसकी वजह से हमारा सारा सिस्टम खराब हो जाता है। हमें इतने शॉक्स मिलते हैं उसके, मतलब कोई भी हमें मीठा कुछ ले लें या ये जो क्या नाम है खास तौर पे ये नान और इस तरह की रोटियां ले लें और इस तरह का आटा इस्तेमाल कर लें तो हमारे अंदर एक पूरी जो है ना एक हलचल मच जाती है कि अब इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो इसलिए हमें चाहिए, देखें मैं आपको मोटी सी बात बताऊं, मैं अपने नादरीन को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग, मुझे ख़वातीन भी देख रही होंगी, देखें अपनी डाइट में जो है ना आप लोग एक चीज़ को लाजमी ऐड करें और वो है कचूमर सलाद। ठीक है। कचूमर सलाद में क्या होगा, आपका क्या नाम है, कुकम्बर, ये खीरा जो होता है, सलाद का पत्ता हो गया, सफ़ेद मूली हो गई, लाल वाली मूली बेशक डाल लें उसमें, ये सारी चीज़ों का कचूमर बना लें। ठीक है। और ये खाने से पहले जो है ना पहले सर्विंग ये वाली दें। ठीक है, ये आप सर्व करें, उसके बाद जो जिसको जो भूख लगी हुई है वो खा ले। ये थोड़ा सा जरा मुश्किल जरूर होगा लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, हम यहीं से अपने आप को वापस मोड़ सकते हैं। दिस इज द यू टर्न ओनली वी हैव। हम अपना खाना पीना सही करें, एक चीज, और सेकंड चीज जो है जो यंगर्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास यंगर्स जो है ना, वो यंग जनरेशन इतनी आ रही है जो डायबिटिक हो रही है। 25-25, 24-24, 23-23 साल के लड़के जो है वो डायबिटिक हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है ओबेसिटी। वो मोटे मोटे होते हैं, वो हर वक्त खाते पीते हैं, वो मतलब इतवार का दिन तो उनके लिए यही होता है कि जी वो तो हलवे, पार्टी डे। और अच्छा, अभी आप ये कह रहे थे, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनका दिन सुबह 4-5 नान से कम पे तो स्टार्ट होता ही नहीं है, वो कहते हैं ऐसे हिल नहीं सकते। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। आप क्योंकि देखें हमें यहाँ से हमारी कौम को ये समझना होगा, प्लीज़ इस चीज़ को गौर से देखें, हमारी कौम को ये समझना है कि हमने अपने आप को वापस कैसे लेके जाना है। हम लोग इस वक्त बिल्कुल एक पहाड़ी के एज पे खड़े हैं, एक धक्का देंगे तो हम लोग नीचे, और हम लोग बिल्कुल बस हवा में लहरा रहे हैं इस तरह से। हमने यहाँ से वापस मुड़ना है, और हम अगर मुड़ गए तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो मैं अपनी कौम को यही कहना चाहता हूँ कि अपने खाने पीने को कंट्रोल करें, सादी चीज़ें, सिंपल सब्जियाँ देखें आजकल, क्या नाम है, करेला है, भिंडी है, तोरियाँ हैं, क्या नाम है, गोभी है, इस तरह के, और कद्दू हैं। तो
ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो फल फ्रूट में भी जो है क्या नाम है लाइट वो चीज़ें लें, जैसे जामुन आ गए, ये फालसा हो गया, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, ठीक है। और अमरूद, ये अमरूद बड़ा ज़बरदस्त है उसका रोल, तो वो जो है हमें इन चीज़ों से वो मीठे का वो भी पूरा हो जाएगा, तो वो और हम अवॉइड किस चीज़ को कर सकते हैं, ये जो मीठे जो अलहदा से जो खाने होते हैं ना, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। जो भी आपने इंटेक अगर मतलब आपको इंटेक शुगर की लेनी भी है तो वो आप फ्रूट से लें, और वो भी जो सेफ फ्रूट्स हैं आपके लिए, क्योंकि शुगर के पेशेंट आम भी नहीं, उन्हें आई गेस खाना चाहिए, केला उन्हें नहीं खाना चाहिए जिनमें बहुत ज्यादा शुगर कंटेन है, जैसे कि हम अमरूद बता रहे हैं वो खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। जी जी, इसी तरह से पपीता मतलब उसमें ले सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लम है, ये जो क्या नाम है आलू बुखारा है, ये ले सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो वो थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं, और वो मतलब वो ये भी नहीं होगा कि वो ये समझना शुरू हो जाए कि मेरे ऐसे सब कुछ बंद हो गया। नो, इट इज नॉट। थोड़ी थोड़ी चीजें आप ले लें और मुनासिब लें, ठीक है ना। हम वो पंजाबी कहना सी अनेर पा देने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो हर काम में हमारी कोशिश होती है कि अनेर पा देंगे। तो डॉक्टर साहब, अभी जो लोग इंसुलिन पर हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा है? देखिए, जो इंसुलिन वाले हैं ना, वो मैं उनको कहता होता हूँ वो बड़े ज़बरदस्त और बड़े सेफ जोन में हैं, ठीक है। कि अगर देखें वो उन्होंने अपना खाना पीना करना होता है, उन्होंने इंसुलिन अपनी खाने पीने के हिसाब से लगानी होती है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी इंसुलिन्स भी आ गई हैं जो कि एक एक हफ्ते के बाद लगती है, ठीक है। हमारे पास ऐसी इंसुलिन्स भी हैं जो रोज़ की एक भी लगती है, हमारे पास ऐसी इंसुलिन भी है जो दिन में 2 दफ़ा भी लगती है, और मतलब 4 दफ़ा भी लगने वाली है। तो बड़ी वैरायटी है हमारे पास इंसुलिन की। तो उसमें हम जो खास तौर पर मेरे जैसे पेशेंट्स हैं जो डायबिटिक हैं, टाइप 1 है, और उनको मैं फिर ये कहता हूँ कि यार आप क्या नाम है तरीके का खाओ, लेकिन उसके साथ अपनी डोज को प्रॉपर्ली एडजस्ट रखो, क्योंकि उनको मैं फिक्स कर देता हूं कि यार इतनी इतनी तुम्हारी इंसुलिन है, अब तुमने इसके अंदर ऐसे ऐसे इतना इतना खाना है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से फिर अपने आप को सेटल रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल मैं आपको बताऊं उनके HbA1c बड़े अच्छे आते हैं, मतलब दे आर वेरी वेल बिलो 7। तो हमारा इस वक्त जो ADA की रिकमेंडेशन चल रही है वो भी यही है कि हमने उसको 7 से नीचे रखना है, और उसका मतलब होता है तकरीबन कोई 125-30 के करीब आपकी शुगर आ रही है। तो दैट इज हाउ द वेरी गुड वैल्यू है। तो ये इस तरीके से हमने इसको करा। अच्छा, हर फैमिली में आजकल हम देखते हैं 1-2 लोग यकीनी तौर पर डायबिटिक होते हैं। अब आपके वो जीन्स में भी चलता आ रहा है, कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से उन्हें शुगर हो रही है। मेरी भी फैमिली में कुछ केसेस हैं। तो मैंने बहुत से लोगों से को फिर ये कहते सुना कि यार जिनको शुगर है उन्हें नीम के पत्तों का पानी पीना चाहिए, उन्हें करेलों का पानी पीना चाहिए, उससे शुगर कहीं ना कहीं कहते हैं रिवर्स होती है। अब ये मिथ है या ये फैक्ट है, ये बताएं। बेसिकली ये सारे मिथ्स हैं, ठीक है। वो कि जितनी कड़वाहट होगी फिर वो मीठे को मारेगी। ये कड़वा जो है ना, ये हमारे ये बेसिकली हम लोग कई दफा फिजिकल टेस्ट पे भी आ जाते हैं जी। कौड़ियां चीज़ां पियो तो इधर ठीक हो जाओगे, तो ऐसी बात नहीं, तो शुगर रिवर्सेबल नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि देखें प्रॉब्लम क्या हो रही होती है अंदर, शुगर का मैं एक मोटा सा आपको बता दूं, मैं अपने अवाम को भी बताना चाहता हूं। जो टाइप 2 शुगर है ना, जो सबसे ज़्यादा होती है, 90% दुनिया में पाई जाती है, उसके 2 वजूहात हैं। एक मोटापा, ये जो ओबेसिटी है ना, मॉर्बिड ओबेसिटी, ये सब नंबर 1 कॉज है। और ये क्यों होती है, ये देखें जब भी मोटा होता है बंदा, मैं आपको एक मोटी सी मिसाल में लोगों को बता देता हूँ। मेरी वालदा थी ना, तो वो हमें कहती होती थी, हमारे नीचे घर में ना गिराज होता था, तो वो कई दफ़ा चीज़ें उसमें बंद करवा देती थी और उसको ताला लगवाती थी कि जाओ मुझे ताला ला गया, हम ताला लगा के आ जाते थे। वो कई महीने वैसे ही पड़ा रहता था। फिर वो एक दिन को ख्याल आता कि जाओ जाके खोलो तो चीज़ों को कट के ले आओ। अब हम 5 भाई थे, हम जाते थे जाके ना, वही चाबी लगाते थे, नहीं खुलता था। फिर वो कहते थे कि अब मेरी मशीन का तेल लेके आओ, फिर तेल डालते थे उसमें, फिर उसको जो है ना ताले को खोलते थे, खुल जाता था। ओबेसिटी में भी यही होता है कि रेजिस्टेंस आ जाती है आपके खुलियों के अंदर, जो शुगर गेट्स होते हैं वो बंद होते हैं, इंसुलिन उनको नहीं खोल सकती। उसके लिए फिर हमें उसमें साथ में क्या नाम है कोई मेडिसिन मेटफॉर्मिन है, वो हमें देनी पड़ती है कि जिससे उसके रेजिस्टेंस खत्म हो और वो एंटर हो। अब ये देख लें कि अब मैंने ये भी देखा है कि इस वक्त क्या नाम है, जिन लोगों का मोटापा रिवर्स होना शुरू होता है ना, उनकी शुगर भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। वो जो पहले दवाइयों पे थे वो फिर नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ मैं दोबारा से अपनी कौम को बताऊंगा कि अपने आप को संभालें, ठीक है। अपने आप को आप संभालेंगे तो चीज़ें आपकी रिवर्स होंगी, नहीं तो फिर देयर इज़ नो एंड, कुछ ठीक है। अच्छा, जो भी शुगर के पेशेंट्स हैं, अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन उनके साथ खुदा न खास्ता होती है कि अगर उनकी शुगर लो हो जाती है, तब उन्हें क्या करना चाहिए? और अगर उनकी शुगर हाई हो गई है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके पास होनी चाहिए, शुगर के जो स्वेयर पेशेंट्स हैं? देखिए अनवार, इसमें मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बताऊँ। असल में जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी ना, वो गोरे कर रहे हैं। यूरोप USA में ये चीज़ें चलती हैं।
व्हेनेवर यू आर डायग्नोज डायबिटिक वो आपको ब्लू बैंड पहना देते हैं। ब्लू बैंड का मतलब होता है कि यू आर डायबिटिक। अब देखें ये जो डायबिटिक है ना, ये कहीं भी किसी वक्त भी बेहोश हो सकता है। बिल्कुल, मतलब शुगर कम होगी जी तो वो उसने बेचारे ने बेहोश, आजकल तो मौसम भी ऐसा है। एग्जैक्टली। और क्या होता है कि जो भी पासर्स बाई होते हैं, जो भी गुजरने वाले देखते हैं ना उसको, और वो ये देख लेते हैं इसको बैंड लगा हुआ है, वो सबसे पहले मीठा देते हैं, क्योंकि मीठा देने से कुछ नहीं होगा, उसकी जान बच जाएगी। ठीक है। हमारे यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पता ही नहीं, ये एक स्टिग्मा बना हुआ है। क्या हुआ है हमारे यहाँ ये है कि मतलब मेरे पास खवातीन आती है ना, तो मैं उनको 350-400 शुगर निकल आई, तो मैं कहता हूँ जी आपको तो डायबिटीज़ है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब होली बोलो, क्यों क्या बाहर मेरी सस बैठी है, बाहर मेरी भरजाई बैठी है, बाहर मेरी नान बैठी है, तो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग। हमें प्लीज इस चीज को समझना है, अगर आपको डायबिटीज है यू शुड एक्सेप्ट दैट यू आर डायबिटिक, दैट्स इट। एक्सेप्टेंस नहीं है। ताकि देखिए अब एक और प्रॉब्लम क्या होती है अनवार, हमारे यहाँ जो डायबिटिक्स होते हैं ना, वो बेचारे जब कहीं जाते हैं किसी से मिलने के लिए, अब हमारे यहाँ रूटीन है एक कि जो ना सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब कोई भी मेहमान को सबसे पहले आपने सॉफ्ट ड्रिंक करनी है। अब उस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर उस ड्रिंक के अंदर जो है ना 12 चम्मच चीनी होती है। अब वो बेचारे जो है ना, वो बेचारे इसी मुसीबत में कि यार वो उसने बुलाया है तो हम चलो पी लेते हैं। अब अच्छा कई दफ़ा ये एक और भी चीज़ है कि अब कई मेरे पेशेंट ये कहते हैं कि जी हम उनको कहते भी हैं हम डायबिटिक हैं, वो कहते कोई नहीं पी लो वो फिर ठीक हो जाएगा। यार ये क्या चीज़ है, हमें प्लीज़ इससे अपने आप को वापस करना है। ये हमारे बिहेवियर्स ठीक होंगे ना, हम इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान को खींच के नीचे ले आएंगे। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद राशिद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, अब एक ऐसे सेगमेंट पर हम बात करने जा रहे हैं जो कि बड़ा अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया है। जुल्म जबर के बहुत से ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं जिनका सुन के अकल दंग रह जाती है कि कोई इंसान क्या इतना भी गिर सकता है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में एक ऐसे दिलखराश वाकया पेश आया जिसको सुन के इंसानी रूह काम जाती है। 9 साला बच्चे को बरहना करके उस पर तशद्दुद किया गया। 9 साला रमज़ान घर से सामान लेने के लिए निकला था कि दुकानदार ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और फिर उसका चेहरा काला कर दिया और उसको दुकान के बाहर खड़ा कर दिया गया और उसके बाद उस बच्चे की वीडियो भी बनाई गई। अब सोचने की ज़रूरत यह है हम सबको ही कि उस बच्चे के जहन पर क्या गुजरी होगी, उस 9 साल के बच्चे को क्या महसूस हुआ होगा और उसके वालिदैन पर क्या बीती होगी। मुलजिम यूसुफ के खिलाफ बच्चे के वालिद की मुद्दत में संगीन दफात के तहत फौरी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकामी पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और दुकानदार यूसुफ को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया है। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। शाहिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया कल पेश आया। पहले तो मैं चाहूँगा इसकी मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल अनवार, ये लाहौर का इलाका सब्ज़ाज़ार है। यहाँ पर कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया था कि 9 साला बच्चा जो रमज़ान है घर से सामान नहीं निकला, तो जब इस हवाले से पुलिस जो मुतलका थी उससे बात हुई तो उनका कहना था कि ये 2 रोज़ कबल ये बच्चा जो है, ये इस दुकानदार जो है यूसुफ अंजम इसका नाम है, और ये इसके इल्ज़ाम लगाया था कि इसके बकरे बंधे थे। बच्चे ने जो इसका कुंडा खोला था उस पर जो है इसने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में ये बच्चा इसके जो कहना है जो दुकानदार है यूसुफ, उसने कहा कि ये इसके गोदाम में भी आया और वहाँ भी इसने की को मशकूक हरकत थी। उस बिना पर इस बच्चे को जो है इसने जो दुकानदार है यूसुफ, इसने तशद्दुद का निशाना भी बनाया, उसका मुंह काला किया, बरहना करके अपनी दुकान के बाहर उसको खड़े रखा। मतलब ये एक बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। जो वहाँ से गुजरता था उस बच्चे को देखता था, उसका मुंह काला आपने भी देखा है। जी बिल्कुल, हमारी अभी स्क्रीन पे भी ये चल रहा है, लेकिन वो उसकी शक्ल अभी वादे ब्लर करके। जी, तो ये इस बच्चे को देखकर लोगों ने जो है मुकामी पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने इसको जो है बच्चे को अपनी तहवीज़ में लिया। जो दुकानदार था वो भाग गया, फरार हो गया, क्योंकि उसने ये इतना बड़ा संगीन जुर्म किया था जिस पर उसको पता था कि उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, और वो भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जो है बच्चा जो है उस रमज़ान उसके वालिद की मुद्दत में संगीन दफात के तहत जो है थाना सब्ज़ाज़ार जो है लाहौर का, वहाँ मुकदमा भी दर्ज किया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगह पर रेड की और इस मुलज़िम जो है यूसुफ को गिरफ़्तार किया। जो ये बारिश मुलज़िम है आपने देखा भी है, इसने दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन पुलिस कहती है कि इसका थोड़ा सा जुनूनी टाइप ये इंसान है, मतलब जिसको कह सकते हैं कि अक्सर जो हैं
ऐसे लोग जुनूनी ही होते हैं जो ऐसी हरकत एक बच्चे के साथ की गई। माजी में भी आपने देखा है कि जो किसी मदारिस के अंदर बच्चों पर तशद्दुद भी होता है, हमने भी रिपोर्ट किया, इस तरह प्रोग्राम भी हमने किए। गुज़िश्ता साल भी एक ऐसे वाक़या हुआ था, आपको पता है, लाहौर में ही बिल्कुल समनाबाद का वो मिलत पार्क का इलाका था जहाँ बच्चा एक जाँ बहक हो गया था तशद्दुद से मस्जिद की। जी, तो ये भी इस तरह, ये मौलवी बंदा जो है दाढ़ी वाला, इसका बताते हैं कि जुनूनी टाइप है, इसको मतलब अपने होशो हवास जो है इसके, अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल इसका वही हाल था कि काबू नहीं रहा। इसने इस तरह, ये अफसोसनाक वाकया जो है, ये बड़ी शर्मनाक हरकत है जो उस बच्चे के साथ की गई है। एसपी इकबाल टाउन ने भी बच्चे से मुलाकात की। जी बिल्कुल, वो एसपी इकबाल टाउन है सलमान लियाकत, वो भी डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से हिदायत थी फैसल कामरान की जानिब से कि बच्चे के वर्सा जो है उनसे मिला जाए, उनकी दाद रसी की जाए। उनको अगर कोई और इसमें मुल्ज़िम भी वो नामजद करते हैं, बताते हैं कि इसके साथ कोई सहूलतकार भी था जिसने ये सारा वाक़या किया, तो उसको भी पकड़ के गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, कल जो है एसपी इकबाल टाउन भी उस बच्चे के घर गए, उसके वालिदैन से मिले, उनको जाके यकीन दहानी करवाई कि कानून के मुताबिक जो ये मुल्ज़िम गिरफ्तार किया गया है जिसने ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या किया है, इसको सज़ा दिलवाई जाएगी अदालत से जो कानून के मुताबिक है। ठीक है, अब बच्चा जो है वो मतलब सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि उसके साथ ये हुआ क्या, जैसे आपने खुद अजीब सी कैफियत होगी। बिल्कुल बिल्कुल कि ये हुआ क्या कि मेरे मतलब मुझे बराना करके सड़क पे खड़ा कर दिया गया। एक हो ना बच्चा छोटा, 4 साल 5 साल की उम्र, तो उसको पता नहीं, उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ, पर ये 9 साल का बच्चा और वो ये जानता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसका अभी तक वो मतलब कहते हैं कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बच्चे का अपने होश में नहीं है कि इतना जुल्म हो गया, उसने किया ही कुछ नहीं। बिल्कुल, तो उसको इतनी बड़ी सजा दे देगी, उसका मुंह काला कर दिया। और अगर किसी ने ऐसी हरकत की भी है तो उसके लिए भी कानून मौजूद है। बच्चे ने अगर गलती से भी कुछ ऐसे कर दिया या शरारतन ऐसे कर दिया, आप अपने तौर पर इतनी भयानक सजा किसी को नहीं दे सकते, अपनी अदालत नहीं लगा सकते। उसको कानून के हवाले करते या उसके वालिद को बुलाते, उसको बताते कि तुम्हारे बेटे ने ये मेरा मामला किया है, इसने ये चोरी करने की कोशिश की है। तो जाहिर हर वालिदैन की ख्वाहिश यही होती है कि उसका बच्चे पे कोई अगर ऐसा इल्ज़ाम लगा तो उसको क्लियर करे, जाके उसको मामले को रफा दफा करें। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं सामने आई, ना साबित हुई है कि बच्चा चोरी करने गया था या उसने कोई चोरी की है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। मतलब बच्चे हैं ना, बकरा बंधा हुआ था, हो सकता है वो उसको प्यार करने के लिए गया हो, खोल के जरा सैर करवा लें, जैसे आम ईद आती है, बच्चे करते हैं, बच्चे ले जाते हैं बकरे, उसका भी यही शायद ख्याल होगा। लेकिन इंतहाई ये एक अफसोसनाक वाकया था। और इसमें सबसे अच्छी बात जो भी मुझे लग रही है वो यही है कि पुलिस ने बड़ा रैपिड एक्शन इस पर लिया है, मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, संगीन वारदात, संगीन जो दफात हैं वो भी शामिल की गई हैं। कौन सी दफात लगाई गई हैं, अगर हमारे पास कोई डिटेल है इस हवाले से? देखिए, इसमें दफात जो हैं तशद्दुद की हैं बच्चे पर, वो उसकी दफ़ा लगाई गई है कि इसने इस मासूम बच्चा जो है छोटा, इसको तशद्दुद किया, इसको बरहना किया। इस हवाले से ये इसमें दफात शामिल की गई हैं और इसमें इसकी सज़ा भी अच्छी खासी है कानून के मुताबिक। अगर देखी जाए तो अगर ये केस फेयर ट्रायल होगा, अगर तफ्तीशी जो अब चूँकि ऑपरेशन विंग का काम था, उन्होंने मुल्ज़िम पकड़ लिया, पर्चा दे दिया, तफ्तीशी अफसर के पास चलेगी। अब अगर तफ्तीशी अफसर जो है इसमें डंडी नहीं मारेगा, मेरिट पे अदालत में सारे शवाहिद पेश करेगा, तो फिर इस जो है मुल्ज़िम यूसुफ, जिसके इसको अदालत से सज़ा ज़रूर होगी कुछ अरसे बाद, या हो सकता है इसको जो कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें गवर्नमेंट पीछे होती है तो वो फौरी तौर पे डे बाय डे उसकी हियरिंग होती है और मुल्ज़िम को जो है फौरी उनकी कोशिश होती है कि सज़ा दिलवा के जो है अदालत में जो है वो पेश किया जाए। और जितने भी इस तरह के केसेस हैं इसमें तो अब हुकूमत को मेरा ख्याल चाहिए कि हुकूमत को खुद मुद्दई बनना चाहिए, ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, उनको सजा दिलवानी चाहिए। लेकिन चूंकि इस बच्चे का वालिद मुद्दई बना है, मुकदमा उसने दर्ज करवाया है, अगर उस पर कोई प्रेशर ना आया सुलह का दूसरी जानिब से, तो ये केस इंशाल्लाह ज़रूर आगे जाएगा और मंतकी अंजाम तक भी पहुंचेगा और सज़ा भी होगी। क्योंकि देखा ऐसे ही गया कि ऐसे केसेस में मुद्दई जो हैं वो दूसरी साइड से कोई प्रेशर होता है या कोई ऑफ़र आती है तो लेके सुलह भी कर लेते हैं और मामला ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन ये अब देखना है कि क्या इसमें सुलह होती है या मुल्ज़िम जो है उनको सज़ा होती है। अगर कोई उन पर प्रेशर आता है तो वो पुलिस को बताएंगे जी हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि मुद्दई की कोशिश होती है। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं अब ये उन्हीं पर डिपेंड करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा न्यूज़ शाहिद रिजवी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
बराह रास्त आपको लिए चलेंगे शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में, जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं काज़ाकिस्तान के दौरे पर। और ये मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं आस्ताना से बराह रास्त। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब भी करेंगे। चीनी सदर भी इस इजलास में मौजूद हैं। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात स्केजुअल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर भी यहाँ मुलाकातें हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के माबैन सह फरीकी बातचीत भी की गई है और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं, जहाँ कुछ ही देर में वो खिताब भी करेंगे। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट से भी उनकी मुलाकात स्केजुल्ड है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर अहम मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के माबैन सह फरीकी बातचीत भी हुई है। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। लाइव मनाज़िर इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं आप आस्ताना से। काज़ाकिस्तान के दौरे पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं। न्यू की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाज़िर आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब भी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास के हवाले से आपको अपडेट करें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं। वज़ीर आज़म कुछ ही देर में इजलास से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट से भी उनकी मुलाकात मुतवक्के है। और आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर अहम मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के माबैन सह फरीकी बातचीत हुई है। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मनाज़िर देख रहे हैं आप इस वक्त बराह रास्त आस्ताना से, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे पर मौजूद हैं काज़ाकिस्तान में। और वज़ीर आज़म कुछ ही देर में इस इजलास से भी खिताब करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है, जिसके मनाज़िर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात स्केजुल्ड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन पर अहम मुलाकातें भी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के माबैन सह फरीकी बातचीत की गई है। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इन लाइव मनाज़िर के हवाले से, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ज़बरदस्त, वेरी गुड। हमजा अली आज पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे हैं, हमारे साथ शो में नाजरीन मौजूद हैं, नियो पाकिस्तान के मेहमान बने हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। और हमने इसलिए आगाज़ ही उनका गाने से किया है। सूफ़ी और पॉप म्यूज़िक के साथ साथ ये अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हमें दिखाई देते हैं बहुत से टीवी शोज़ में, सोशल मीडिया पर माशाल्लाह से आपकी बड़ी धूम है। तो कब से सिंगिंग का ये जो सफ़र है ये जारी है? 2016 में मैंने मतलब 17 में स्टार्ट किया था म्यूज़िक। ठीक है। और बस सीख रहे हैं और बस थोड़ा बहुत काम मिल रहा है, अब थोड़ा बहुत कर रहे हैं काम। ठीक है, तो किससे सीखा या किससे सीख रहे हैं? मेरे टीचर थे शौकत मंजूर साहब, जो अब तो इस दुनिया में नहीं है। और उनके बाद फिर सरफराज साहब हैं और इसाक साकी साहब हैं, अमर शहजाद साहब हैं, इन सब से थोड़ा बहुत सीखा है, सब टीचर से। ठीक है, तो अभी अपने भी किसी गाने पर काम किया है या फिर? जी नहीं, बिल्कुल एक ऑफिशियल गाना, ज़िंदगी का सफ़र, आप वो सुन भी सकते हैं सब, और वो भी मेरा अपना रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, और कौन कौन से सिंगर्स आपके हैं जो कि फेवरेट हैं पाकिस्तान में या इंडिया में? हाँ, नूर जहाँ मेरी बहुत फेवरेट हैं। ठीक है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं, और गुलाम अली साहब बहुत फेवरेट हैं। मतलब जो अच्छा गाता है वो मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो बचपन से ही शौक था इन सिंगिंग का हमजा, या फिर किसी को देख के फैमिली में कोई इंस्पिरेशन था? किस तरह से स्टार्ट हुआ? नहीं, फैमिली में तो कोई नहीं था। ठीक है। और ये बस स्कूल कॉलेज टाइम से, मतलब जब स्कूल में हम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, तो बस सब कहते थे हमजा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। अच्छा। तो बस फिर फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा सीन भी नहीं था, तो बड़ा मुश्किल हुआ फिर इसको सीखना भी और करना भी। लेकिन फैमिली सपोर्टिव रही इस तमाम तर सिनेरियो में? मतलब फैमिली का नहीं कह सकते, लेकिन मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें, तो उन्हीं की वजह से मैं बस थोड़ा बहुत जो आज, क्योंकि होता ना कि हम बच्चे जब किसी शौक की तरफ जाते हैं तो हम फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो वालिदैन की कोशिश होती है कि पढ़ाई पहले कंप्लीट कर लें और फिर साथ साथ, तो पढ़ाई फिर की कंप्लीट? जी बिल्कुल, पढ़ाई भी बिल्कुल साथ चल रही है और साथ फिर अब म्यूजिक भी चल रहा है।
ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो रिस्पांस आ रहा है वो कैसा है? बस यही सबकी मोटिवेशन है जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। ठीक, सीरियसली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, जैसे इस्लामाबाद में हमने अब सुना है काफ़ी लोगों से कि स्ट्रीट सिंगिंग का जो एक ट्रेंड है, बहुत मुख्तलिफ जैमिंग, लड़के जो मिलके जैमिंग जो है, ये क्या सीन है? अच्छा बिल्कुल, हाँ वहाँ पे ये होता है कि ये सीन होता है कि कैफ़ेज़ में मतलब लोग शाम के टाइम जैमिंग करते हैं, चाय शाय एंजॉयमेंट, मतलब इसी तरह जैमिंग हो रही होती है। बिल्कुल ऐसा है। तो आपका भी कोई ग्रुप फ्रेंड्स का ऐसा है जो आप लोग भी ये बैठ के करते हैं? ज़रा इससे भी होता है कि आपका जो एक हुनर है उसमें भी इजाफा होता है। बिल्कुल, ऐसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे करने से, और बिल्कुल बैठते हैं हम लोग जैम वगैरह करते हैं इस्लामाबाद में। ठीक है, तो कौन से फेवरेट सिंगर अक्रॉस द बॉर्डर भी हैं आपके जिनसे कभी चाहेंगे कि मुलाकात हो, या पाकिस्तान में कोई ऐसा सिंगर हो फेवरेट जिससे मुलाकात हुई हो? पाकिस्तान में तो मतलब काफ़ी सिंगर्स हैं जिनसे मैं मिल चुका हूँ। ठीक है, और आतिफ असलम बहुत फेवरेट हैं, आसिम अजहर बहुत फेवरेट हैं। ठीक है, और इंडियंस भी कमार सानू, जितने भी ओल्ड सिंगर, मतलब सब पसंद है मुझे। मतलब ये नहीं है कि अच्छा, आतिफ का तो मैंने देखा कि हर बंदा फैन होता है, इसकी आपको मेन वजह क्या लगती है? मुझे लगता है कि बिकॉज आतिफ असलम वाहिद सिंगर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पॉप म्यूज़िक दिया है, मतलब उस तरह से, उस लेवल का। ठीक है, तो आतिफ असलम इसीलिए स्टार है हमारे। तो मुलाकात हुई कभी आतिफ से? ये अभी तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हो सकता है बात इंशाल्लाह। चलें जी, हमारी दुआ है कि जिन्हें आप पसंद करते हैं उनसे आपकी मुलाकात भी हो। तो कितनी को रियाजत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि यार आजकल तो ऑटो ट्यूनर आगे में है, आजकल तो सिंगिंग करना कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह से जब लाइव गाते हैं, जैसे कि आपने अभी गाया है जिसमें कोई ऑटो ट्यून नहीं है, जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट्स ऐड नहीं है, उस तरह से सिर्फ आप गिटार के साथ प्ले कर रहे थे, तो ये कितना लोगों को आसान लग गया है और कितना मुश्किल असल में है? देखें, ऑटो ट्यून करके आप गा सकते हैं, लेकिन आप लाइव परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो म्यूजिक की फील्ड में मैं समझता हूँ कि सीखे वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब सीखे वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे, मतलब रियाज आपको मतलब मैक्सिमम करना ही होता है। कितनी देर फिर दिन में रियाज करना? मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई 5-6 घंटे उस्तादों की तरह, लेकिन मैं कोई 1 घंटा 2 घंटे रोज़ रियाज ज़रूर करता हूँ। ठीक है, तो ये, और फिर ये भी कहा जाता है कि जितने भी सिंगर्स हैं उन्हें अपने गले का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, उसके लिए क्या कोई थेरेपी है, क्या तरीक़ेकार? नहीं, देखें, आप जब रोज़ रिहर्सल कर रहे होते हैं ना गले की, जिसे कहते हैं रियाजत, जब आप रियाजत अपनी रूटीन के साथ कर रहे होते हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं किसी भी चीज़ से परहेज करने की। ये मैं समझता हूँ, ये सिर्फ बातें हैं। अच्छा, कि गला बैठ जाएगा ऐसा। जब भी कोई होते हैं ना सिंगर्स, उनसे जब भी पूछो तो वो कहते हैं जी मेरा तो गला खराब है। हाँ, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से तो कुछ देर के लिए गला बैठ जाता है आपका। ठीक है, लेकिन आप जब रूटीन के साथ रियाज कर रहे होते हैं ना तो फिर आपका मतलब ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक सिंगिंग सीख रहे हैं या किसी को सिखा भी रहे हैं? मैं सीख रहा हैं अभी। ठीक है, और बाय प्रोफेशन सिंगिंग के अलावा ये तो एक आपका एक पैशन भी हो गया, प्रोफेशन भी आप उसको उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाय प्रोफेशन बीइंग अ स्टूडेंट जो डिग्री आपके पास है वो किस शोबे में है? BS मीडिया, और इसके अलावा मैं BS कर रहा हूँ मीडिया में, और इसके अलावा बिजनेस है छोटा सा, वो हम लोग। ठीक है, तो फिर सुना दें हमें कुछ और फिर अपनी इस खूबसूरत आवाज़ में। जी बिल्कुल। आजकल एक OST बड़ा वायरल है, तो वेरी गुड बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने गाया, क्योंकि मुश्किल गाना है, आसान गाना नहीं है। मुश्किल है। पहले भी हमारे शो पे कुछ सिंगर्स आए हैं और हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि ये गाना आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको तो बहुत रिक्वेस्ट आती होंगी, किसी बर्थडे में आके गा दें, किसी शादी में आके गा दें। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होता है, बिकॉज जो भी चीज़ मतलब ट्रेंडिंग पे चल रही होती है या वायरल होती है, फिर लोग उसी की फरमाइश करते हैं। जैसे कहानी सुनो पहले वायरल था, तो वो इसकी जहाँ भी जाओगे कहानी सुनना है, कहानी सुनो। अब आजकल तो ये चल रहा है। और फिर ये भी होता है कि जब भी दोस्तों की भी गैदरिंग होती है तो सबसे पहले काम फिर ये करते हैं कि जो सिंगर है ना उसको गिटार पकड़ाते हैं और उसको कहते हैं हमें गाने सुनाएं। बिल्कुल ऐसे ही, और मैं खुद गा के तंग हो जाता हूँ, यार मैंने इतनी दफ़ा गा लिया, बस कर दो, लेकिन अगले बंदे की तो फीलिंग्स वैसी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो सिंगिंग की तरफ आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? क्या एक प्रोसेस है जिसमें से जब आप गुजरते हैं तभी फिर आवाज़ भी निखरती है आपकी? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको डिग्रेड करते हैं कि यार ये क्या काम शुरू कर दिए मरासियों वाले, ये वो, लेकिन मुझे लगता है कि आप इन बातों को इग्नोर करें, आप में जो टैलेंट है उसे सामने लाएं, आप उसको सीखें। ठीक है, तो मेरा ये मशवरा है सबको। अच्छा ठीक है, लेकिन आवाज़ को अगर बेहतर किसी ने करना है, कोई कोशिश करना चाह रहा है, जिसके सुर ताल नहीं अच्छे हैं, जिसका गला ही नहीं है गाने वाला और वो शौक रखता है, वो क्या करे? देखें सीखा मतलब आप सीखते हैं ना, कोई भी फील्ड है आपकी, अगर उसमें आप वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, सीखते हैं, तो वो ज़रूर एक टाइम आता है वो आपका इंप्रूवमेंट हो जाती है उसमें। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि उतनी कोई बड़ी बात है। तो जो चाहत फ़तेह अली खान है, आपको लगता है उनमें कोई इंप्रूवमेंट आएगी? बस वो बात है कि उनमें नहीं आएगी। ठीक है, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा जी, तो एक और गाना फिर आपसे सुन लेते हैं, फिर आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। ठीक है।
यू। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हमजा अली हमारे साथ नाज़रीन इन कॉन्वर्सेशन थे और बड़े ही कमाल के सिंगर हैं। विश यू ऑल द बेस्ट हमजा। और आगे बढ़ते हैं, एक और लेजेंड सिंगर की हम बात करने जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कॉमेडियन गुलकार हैं चाहत फ़तेह अली खान, जिनको फैसलाबाद के शहरी ने 18 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भिजवाया है और उनसे 15 दिन में मुआफ़ी का मुतालबा भी कर दिया है। और यकीनी तौर पर जिस तरह की सिंगिंग चाहत फ़तेह अली खान करते हैं, उन्हें हर किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। फैसलाबाद के शहरी हैं कैसर मुनीर खान, जिन्होंने अपने वकील के तवस्सुत से चाहत फ़तेह अली खान को बरतानिया नोटिस भिजवाया है। वकील के मुताबिक चाहत फ़तेह अली खान झूठे दावे कर रहे हैं कि वो नुसरत फ़तेह अली खान के ख़ानदान से हैं, जबकि वो लेजेंडरी गुलकार के मकबूल गानों को बेढंगे अंदाज में गाकर उनकी बदनामी भी कर रहे हैं। और ये सब कुछ सोशल मीडिया की बदौलत ही है कि इस तरह के लोगों को भी हम उस फेम पर पहुंचा देते हैं जिसके वो काबिल नहीं होते, जिसके वो हकदार भी नहीं होते। कुछ रोज़ पहले भी हमने देखा था एक शो में शफ़क़त अमाना साहब भी इस हवाले से कह रहे थे कि हम लोगों की गलती है कि हम ऐसे लोगों को स्टार्स बना रहे हैं जिनको सिंगिंग का नामो निशान भी नहीं पता है। उन्होंने बताया है कि चाहत फ़तेह अली खान सोशल मीडिया पर नुसरत फ़तेह अली खान की दोनों को ख़राब कर रहे हैं, जिससे उनके अहले खाना और फैसलाबाद के शहरियों की दिल आज़ारी हो रही है। और दिल आज़ारी तो बहुत सारे लोगों की हो रही है, करोड़ों लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो चाहत फ़तेह अली खान के इस फ़न को शायद फ़न ही समझ बैठे हैं, इसलिए उन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया है, उनसे माफ़ी का मुतालबा किया गया है। पूरी दुनिया में भी हमने देखा कि किस तरह से उनका जो एक गाना आया था बदोबदी, वो किस तरह से वायरल हुआ। 18 मिलियन के करीब, 20 मिलियन के करीब उसके व्यूज़ जा पहुँचे थे। तो ये हमारी आवाम से भी गुजारिश है कि इस तरह के लोगों को मेरा ख्याल है हमें उस तरह से इम्पॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। जो सिंगर, जैसे हमने आपको हमजा से मिलवाया, या हमारे शो में जो सिंगर्स आते हैं जो अच्छा गाते हैं, सुर रखते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे लोगों के जब हम फ़ैन पेजेस पर जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पर फॉलोअर्स इतने मौजूद नहीं हैं, जो कि बड़े ही दुख की बात है। तो इस तरह का जो टैलेंट है उसे आगे लाने की ज़रूरत है। और चाहत साहब का जो टैलेंट है बीइंग अ कॉमेडियन, तो मेरा ख्याल है ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो हमारे लेजेंड सिंगर्स हैं उनके गानों को जिस तरह से वो ख़राब कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा गलत है। और उनके गानों से मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वो बच्चे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और अक्रॉस द बॉर्डर हमने देखा उनको बड़ा फेम मिला, अक्रॉस द ग्लोब हमने देखा कि चाहत फ़तेह अली खान को बड़ा फेम मिल रहा है उनकी इन वायरल हरकत की वजह से। लेकिन इन दी एंड अगर वो ये कह रहे हैं कि वो नुसरत फ़तेह अली खान के ख़ानदान से हैं, तो शायद इसकी क्लैरिफिकेशन आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको जो नोटिस 18 करोड़ का भेजा गया है, साथ ही साथ मेरा ख्याल है जो राहत फ़तेह अली खान साहब हैं उनको भी इस मामले में कूदना चाहिए और ये कंफर्म करना चाहिए कि चाहत साहब उनके ख़ानदान में से हैं या नहीं है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।